प्रिय विद्यार्थी साथियों, आज से प्रारंभ हो रही पीएचडी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसर बनना आपका लक्ष्य है और आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो यह सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। यह उपाधि प्राप्त करने के बाद आप अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं। हम आपको पीएचडी के बारे में सभी आवश्यक जानकारी देंगे, जैसे पीएचडी कौन कर सकते हैं, कैसे होती है पीएचडी, पीएचडी करने में कितना पैसा लगता है, पीएचडी में एडमिशन कैसे मिलता है, पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट कैसे होता है, कितने समय में होती है पीएचडी, क्या बढ़वानी से भी पीएचडी की जा सकती है, पीएचडी के आधार पर कौन सा करियर बनाया जा सकता है, आदि आदि। पीएचडी करने में काफी पैसा लगता है। आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थी साथियों के लिए मध्य प्रदेश शासन की एक ऐसी योजना है जिसमें पीएचडी करने के लिए शासन द्वारा आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दी गई है, आप वह वीडियो देख लीजिए। सीरीज के पहले वीडियो में हम आपको पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के सभी प्रमुख चरणों की संक्षेप में जानकारी देंगे। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में इतिहास विषय में पीएचडी के शोध निदेशक डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से अनुरोध है कि श्रृंखला की शुरुआत करते हुए पीएचडी के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और करियर एडवाइस चैनल। पीएचडी एक प्रतिष्ठित कोर्स है। पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी एक ऐसी उपाधि है जिसको प्राप्त करके न केवल आप अपना बौद्धिक सम्मान बढ़ा सकते हैं, बल्कि एक अच्छे करियर की संभावनाएं भी आपके सामने उपस्थित हो जाती हैं। पीएचडी कैसे होती है? पीएचडी से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय के द्वारा यूजीसी के निर्देशों के अनुसार ऑर्डिनेंस बनाया जाता है और उसमें समस्त प्रक्रिया और सभी नियमों का उल्लेख किया जाता है। जहां तक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर का प्रश्न है, वहां की पीएचडी की प्रक्रिया का उल्लेख ऑर्डिनेंस 18 अध्यादेश 18 में किया गया है। यदि आप इसके बारे में प्रत्येक बात को नियमानुसार जानना चाहते हैं तो आप तुरंत ही इस वीडियो के बाद इंटरनेट पर जाइए और ऑर्डिनेंस 18 DAVV लिखिए तो आपको ऑर्डिनेंस 18 की PDF फाइल मिल जाएगी। उसका आप अध्ययन कीजिए। वह अंग्रेजी में है। यदि अंग्रेजी में कठिनाई है तो आप वीडियोस की इस श्रृंखला को देखते रहिए। ऑर्डिनेंस के आधार पर प्रत्येक बिंदु को बहुत स्पष्टता, विस्तार और प्रामाणिकता के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं कि पीएचडी करने के लिए किन चरणों से गुजरना होता है या पीएचडी की प्रक्रिया क्या होती है। चलिए इसको क्रमवार समझते हैं। पीएचडी करने के लिए जो सबसे पहला चरण है वह है कि आप संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करें। स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी। यदि आपको पीएचडी करना है तो सबसे पहले आपको एमए, एमकॉम, एमएससी, एमएचएससी, एमबीए जैसे कोर्स पूरे करना होगा। यानी आप जब फाइनली पीजी डिग्री प्राप्त कर लेंगे उसके उपरांत ही आप पीएचडी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज टू गेट अ डिग्री ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। ये जो मास्टर डिग्री आप प्राप्त करेंगे इसमें न्यूनतम अंक भी निर्धारित किए गए हैं।
पीएचडी करने के लिए। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको कम से कम 55% अंक पीजी में लाना जरूरी है। और यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि वर्ग के विद्यार्थी हैं या दिव्यांग आप अभ्यर्थी हैं तो आपको न्यूनतम 50% अंक पीजी में लाना जरूरी है। यदि आप इतने प्रतिशत अंकों के साथ पीजी की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं तो पीएचडी करने का पहला चरण आप पार कर चुके हैं। आइए अगले चरण की बात करें। इसके बाद पीएचडी में एडमिशन के लिए 2 रास्ते हैं आपके पास। पहला रास्ता है प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेना। प्रवेश परीक्षा को डीईटी बोलते हैं। डीईटी यानी डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट। सरल भाषा में आप इसको पीएचडी प्रवेश परीक्षा कह दीजिए। या तो आप इसे उत्तीर्ण कर लीजिए तो आप पीएचडी के लिए आगे बढ़ सकेंगे, या फिर आप नेट की परीक्षा जेआरएफ के साथ उत्तीर्ण कीजिए। नेट जेआरएफ के बारे में एक वीडियो में हमने बताया है, उसको आप देखिए और आगे और नेट जेआरएफ पर हम वीडियोस बनाकर जानकारी देंगे। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि या तो आप एंट्रेंस टेस्ट उत्तीर्ण कीजिए या फिर नेट की परीक्षा जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ आप उत्तीर्ण कीजिए। यदि आपने नेट जेआरएफ की है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा और आप पीएचडी कोर्स के लिए पात्र हो सकेंगे आगे। अन्यथा आप पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट दे दीजिए। पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट कैसे होता है या प्रवेश परीक्षा कैसे होती है? इसमें एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसमें 100 प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर आपने जितने सही उत्तर लगाए हैं उसके आधार पर आपका चयन होगा। जैसा कि अभी प्रीति जी ने आपको बताया कि हम आगामी वीडियोस में हम एक एक बात पर विस्तार से और बातचीत करेंगे। यह सीरीज हो सकता है कि 10 वीडियोस में विस्तारित हो और प्रत्येक पॉइंट की डिटेल सूचनाएं आप तक पहुंच सके। तो इसी तरह से हम प्रवेश परीक्षा के बारे में भी आगे अलग वीडियो में आपको बताएंगे। प्रवेश परीक्षा पास कर लेने के बाद यदि आप प्रवेश परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको एक इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है और यह इंटरव्यू लेने का काम करती है डीआरसी। डीआरसी क्या होती है? डीआरसी का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी। यह एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करती है जिसमें एंट्रेंस टेस्ट में उत्तीर्ण अभ्यर्थी या नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाता है और इंटरव्यू के माध्यम से यह परखा जाता है कि विद्यार्थी में शोध करने की क्षमताएं कितनी हैं। साथ ही साथ उससे एक प्रारंभिक शोध प्रस्ताव भी तैयार करवाया जाता है और उस पर विद्यार्थी से बात की जाती है। यदि आपने इस चरण को भी पार कर लिया तो आप काफी आगे बढ़ गए। अभी तक हम 3 चरणों की बात कर चुके हैं, स्नातकोत्तर की डिग्री, प्रवेश परीक्षा और फिर डीआरसी यानी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के समक्ष इंटरव्यू। जब आप डीआरसी के चौथा चरण आप देखिए कि चौथा चरण होता है काफी महत्वपूर्ण है। आपको गाइड खोजना होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि पीएचडी करने के लिए स्टूडेंट को एक गाइड की आवश्यकता होती है। हर विश्वविद्यालय में हर विषय में कुछ रजिस्टर्ड या पंजीकृत गाइड होते हैं। हिंदी में हम इन्हें निदेशक या शोध निदेशक कहते हैं। ये जो गाइड होते हैं इनके पास इनकी पदक्रम के हिसाब से पीएचडी करवाने की संख्या होती है। जैसे अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है और गाइड हो गए तो वो 4 विद्यार्थियों को पीएचडी करवा सकेंगे एक साथ, एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो 6 को और प्रोफेसर हैं तो 8 को। ऐसे गाइड होते हैं। तो आप जिस विषय में पीएचडी करना चाहते हैं, यदि आपकी जानकारी में कोई गाइड हैं जिनसे आप परिचित हैं, जिनके व्यवहार स्वभाव से आप अवगत हैं, जिनसे आप पढ़े हैं
और आपको लगता है कि उनके साथ रहकर आप पीएचडी का काम अच्छे से कर सकेंगे, दोनों में अच्छा तालमेल है, तो ऐसे गाइड से संपर्क करके उनका एक सहमति पत्र लेना होता है। इस सहमति पत्र को हम कहते हैं NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र आप प्राप्त करते हैं और इसको लेकर आप डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के इंटरव्यू में जाते हैं। जब आप इंटरव्यू में सफल हो जाते हैं तो आपको आपके द्वारा चुने गए या आपके लिए गाइड करने हेतु सहमति देने वाले शोध निदेशक के साथ ही आपको रिसर्च करने की अनुमति मिल जाती है। मान लीजिए कि आपके पास कोई गाइड नहीं है, आपका किसी से परिचय नहीं है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के द्वारा उनके पास उपलब्ध गाइड्स में से कोई गाइड आपको आवंटित किए जाते हैं। क्योंकि पीएचडी की प्रक्रिया एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, कई मोड़ आते हैं इसमें, तो बहुत बेहतर होगा, मेरी भी और चैनल की आपको सलाह है कि पीएचडी करने से पहले आप गाइड के बारे में सुनिश्चय कर लीजिए, मिल लीजिए उनसे और अपने व्यवहार से, अपनी बौद्धिकता से, अपने परिश्रम से उन्हें प्रभावित कर लीजिए, ताकि वो खुद कहें आपको कि इस बच्चे को या इस बच्ची को तो मैं भी पीएचडी करवाऊंगा। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी सफलता है। और बच्चों, ये जो गुरुजन होते हैं ना, ये गुरुजन आपसे कोई न धन की अपेक्षा करते हैं, न किसी प्रकार के उपहार की अपेक्षा करते हैं, बल्कि आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड, आपकी समझ, आपके संस्कार, इस पर निर्भर करता है कि वो आपको पीएचडी करने के लिए अपने साथ लेंगे या नहीं। तो ये हो गया काम। अब इसके पश्चात अगला चरण प्रारंभ होता है, उसे हम कहते हैं कोर्स वर्क। आप पीएचडी कर सकें आसानी से, इसके लिए आपको प्रशिक्षित करने हेतु कोर्स वर्क की अवधारणा प्रचलित हुई है, जिसमें आपको लगभग 6 माह तक विश्वविद्यालय मुख्यालय पर बुलाकर प्रशिक्षण दिया जाता है। सामान्यतः यह प्रशिक्षण सप्ताह में 2 दिन होता है, शनिवार और रविवार को। कोविड-19 के काल में यह प्रशिक्षण यानी कोर्स वर्क ऑनलाइन संपन्न हुआ था। अब कोविड का खतरा अभी इस समय न्यूनतम है और ऐसी स्थिति में सभी कॉलेजेस खुल गए हैं, तो संभव है कि अब आपका कोर्स वर्क ऑफलाइन हो, जिसमें आपको ज्यादा सीखने को मिल सकेगा। कोर्स वर्क में आपको सामान्यतः रिसर्च मेथोडोलॉजी और कंप्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विद्यार्थी साथियों, रिसर्च करना और सामान्य शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। रिसर्च की अपनी एक प्रक्रिया होती है। यदि आप उस रिसर्च कार्य को प्रारंभ करने से पहले ही उससे भली भांति परिचित हो जाएंगे तो पीएचडी करना आपके लिए सरल कार्य होगा। तो कोर्स वर्क को जब आप अटेंड करें तो काफी गंभीरता से लीजिए और राजा बाबू की तरह या रानी बिटिया की तरह कोर्स वर्क की कक्षाओं में अगली टेबल पर डायरी यानी नोटबुक और पेन के साथ बैठे गुरुजनों की हर बात को नोट करें और प्रश्न पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान करें। जब आपका कोर्स वर्क पूरा होता है तो आपको अगले चरण के तौर पर कोर्स वर्क की एक परीक्षा से गुजरना होता है, जिसमें असाइनमेंट्स भी होते हैं, लिखित परीक्षा भी होती है और इसको उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। यदि आप इसको उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने का बकायदा विश्वविद्यालय का एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त होता है। तो याद रखिए, कोर्स वर्क की परीक्षा होती है, यानी कि इसे औपचारिकता मत समझिए, कोर्स वर्क को अच्छे से कीजिए ताकि आप परीक्षा दे सके। कोर्स वर्क में उत्तीर्ण होने के बाद अगला चरण होता है विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन जमा करना। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, बहुत बड़ा पड़ाव है। यहीं से निर्धारित होगा कि आपकी पीएचडी कितनी सहजता से चलने वाली है या फिर आपको क्या कठिनाई होगी। ये जो आवेदन पत्र आप जमा करते हैं ना, इसके साथ आपको एक सिनॉप्सिस जमा करनी होती है और सिनॉप्सिस का भी एक निर्धारित प्रारूप होता है,
जिसमें कुछ बिंदुओं में आपके द्वारा शोध के लिए चुने गए विषय की जानकारी देनी होती है। साथ ही साथ आपको उन ग्रंथों की भी जानकारी देनी होती है जिनके आधार पर आप पीएचडी करेंगे। ग्रंथ भी हो सकते हैं, अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। प्रारंभिक तौर पर जो आपने पीएचडी का विषय चुनने के पहले जो आपने प्रारंभिक अध्ययन किया है उसकी सूची देना होती है। सिनॉप्सिस बनाना एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। सिनॉप्सिस अच्छी बन जाने का मतलब होता है आधा काम हो गया। तो एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिनॉप्सिस के पॉइंट्स क्या होते हैं और उन पॉइंट्स को किस तरह से तैयार किया जाता है, और साथ ही साथ सिनॉप्सिस बनाने के जो डूज और डोंट्स है, यानी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विशेष तौर पर प्रकाश डालने के लिए आपके साथ हम एक और वीडियो लेकर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनॉप्सिस बना ली, जमा कर दी। इसके बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में या हर विश्वविद्यालय में एक कमेटी होती है। उस कमेटी को कहते हैं आरडीसी। आरडीसी का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिग्री कमेटी। पहले हमने डीआरसी की बात की थी। डीआरसी और आरडीसी के अंतर को समझ लीजिए। डीआरसी यानी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी होती है जो प्रारंभिक स्तर पर आपका साक्षात्कार लेती है, और आरडीसी का मतलब होता है रिसर्च डिग्री कमेटी, जो आपका कोर्स वर्क पूरा हो जाने के बाद अब आप रिसर्च के लिए तैयार हैं और आपने आवेदन पत्र भी जमा कर दिया, सिनॉप्सिस भी जमा कर दी, उसके बाद आपको जिस समिति का सामना करना पड़ता है उसे कहते हैं आरडीसी। यहां पर एक निश्चित संख्या में विद्वान जन होते हैं। विश्वविद्यालय से बाहर से भी विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है जो विषय विशेषज्ञ होते हैं, और ये विषय विशेषज्ञ आपके द्वारा पीएचडी करने के लिए चुने गए विषय पर प्रश्नोत्तर करते हैं। ये तो आपको पता है ना कि जब आप पीएचडी करते हैं तो कोई एक विषय चुनते हैं और उस विषय पर खोजबीन करते हैं, अनुसंधान करते हैं और फिर उसको लिखते हैं। तो जो विषय चुनते हैं आप, उस विषय का कितना महत्व है, सिनॉप्सिस में उस विषय से संबंधित पॉइंट्स को किस तरह से आपने लिखा है, इन सब बातों पर आपसे प्रश्नोत्तर होते हैं। विषय संबंधी बात यदि आपको स्पष्ट समझ में नहीं आ रही तो आप समझ लीजिए कि जैसे जब मैंने स्वयं पीएचडी की थी, आदरणीय डॉक्टर शिव नारायण यादव सर, पूर्व कुलपति, इतिहासकार और पूर्व प्राचार्य शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बड़वानी, तो वो मेरे शोध निदेशक थे। उनके निर्देशन में जब मैंने पीएचडी के लिए टॉपिक चुना था या विषय चुना था, तो मेरा विषय था निमाड़ के प्रमुख संत और उनका सामाजिक सांस्कृतिक योगदान 15वीं से 20वीं शताब्दी ईस्वी तक, ऐसा मेरा टॉपिक था। तो आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, कॉमर्स, प्रबंध या बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, जिस भी विषय के आप विद्यार्थी हैं, उसमें शोध के लिए किसी विषय पर, किसी समस्या पर आपको चुनना पड़ता है और फिर उससे संबंधित सिनॉप्सिस आप बनाते हैं। उसी सिनॉप्सिस पर और उसी शोध के शीर्षक पर आपकी बातचीत होती है आरडीसी से, यानी रिसर्च डिग्री कमेटी से। बहुत ही गंभीर प्रश्नोत्तर होते हैं। कभी कभी तो अभ्यर्थी को पसीना पसीना आ जाता है। और भाई वो तो बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं, रिसर्च करते करते उनकी जिंदगी का बड़ा भाग व्यतीत हो चुका होता है, और कई बार सिनॉप्सिस अभ्यर्थी किसी दूसरे व्यक्ति से बनवा लेते हैं, वहां पकड़ में आ जाते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से कोर्स वर्क कीजिए और बहुत अच्छे से सिनॉप्सिस आप बनाइए। मान लीजिए अब क्या होगा आपका आरडीसी में, क्या हो सकता है? आरडीसी में दो स्थिति हो सकती है। या तो आपके द्वारा बनाई गई सिनॉप्सिस और आपके द्वारा चुने गए शोध के विषय को आरडीसी एज इट इज अप्रूव कर दे कि हाँ आपने बहुत अच्छा विषय चुना, सिनॉप्सिस भी आपने बहुत बढ़िया बनाई, चलिए आपको हम सिलेक्ट करते हैं, अब आप आगे पीएचडी करिए। या फिर यह हो सकता है कि आपके द्वारा चुने गए विषय को खारिज कर दे और आपको कहे कि आपका विषय ठीक नहीं, सिनॉप्सिस ठीक नहीं है, फिर से आप किसी नए विषय पर सिनॉप्सिस बनाइए और अगली बार आरडीसी के सामने आइए। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है, मन ही टूट जाएगा।
या फिर ऐसा हो सकता है कि आरडीसी आपको कह सकती है कि आपकी जो आपने विषय चुना है इसमें थोड़ा सा ऐसा संशोधन कर लीजिए, सिनॉप्सिस में 1-2 पॉइंट बढ़ा लीजिए, 1-2 पॉइंट घटा दीजिए और संशोधित सिनॉप्सिस प्रस्तुत कर दीजिए। ये भी है तो थोड़ा सा चुनौती वाला काम, लेकिन इसमें इतनी परेशानी नहीं है। तो या तो एज इट इज सिलेक्ट हो गए आप, या संशोधन कर दिया तो संशोधित जमा कर देंगे, और रिजेक्ट कर दिया तो अगली आरडीसी की प्रतीक्षा करनी होगी। आरडीसी के सामने भी सफलतापूर्वक गुजर जाने के बाद अगला चरण होता है रिसर्च शुरू करना। जो आपने विषय चुना है उसके लिए सामग्री इकट्ठी करना, उसका विश्लेषण करना, लोगों से साक्षात्कार लेना, विभिन्न ग्रंथों से सामग्री संचित करना, संस्थाओं से मिलना, डेटा इकट्ठा करना, और ऐसा करके अपने द्वारा चुने गए विषय से संबंधित जब समस्त जानकारी और सामग्री आप इकट्ठी कर लें, फिर उसे सिलसिलेवार लिखना और उसका विश्लेषण आदि करना। यह सब आप जब करते हैं तो यह माना जाता है कि आप रिसर्च का कार्य कर रहे हैं। जब आप रिसर्च का कार्य करते हैं तो ये जो पीएचडी की जो डिग्री है ना, ये सामान्यतः 2 वर्षों में पूरी हो जाती है। इसके लिए 2 वर्ष की अवधि है। आगे हम इसकी और बात करेंगे। तो 2 वर्ष में आपको प्रत्येक 6 माह में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट अपने गाइड से हस्ताक्षर करवाकर यूनिवर्सिटी को जमा करनी होती है। तो ये भी ध्यान रखिए, रिसर्च के दौरान आप जो भी हर 6 महीने में करते जाएं, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आप बनवाइए। प्रोग्रेस रिपोर्ट का एक फॉर्मेट ऑर्डिनेंस 18 में आपको मिल जाएगा, उसकी आप प्रिंट करवा लीजिए, उस पर आप अपनी प्रोग्रेस लिख दीजिए, गाइड की साइन करवा दीजिए और भेजते रहिए। और हाँ, उसकी 2 कॉपी बनाइए, एक ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखिए, ताकि जब आखिरी में आप अपना कार्य संपूर्ण करके भी यूनिवर्सिटी में उपस्थित हों तो कई बार वो आपसे फिर मांगते हैं। उनके रिकॉर्ड में कभी कभी मान लीजिए इधर उधर रखने में आ गई, तो आपके पास होनी चाहिए। चलिए, फिर इसके बाद आप अपना जो भी आपने शोध किया है और उसको आपने लिखा है, उसको आप लिख लीजिए। और फिर जितना आपने शोध किया है ना, अगले चरण के तौर पर आपको एक शोध संक्षेपिका तैयार करनी होती है। जैसे मान लीजिए आपका पूरा रिसर्च वर्क लगभग 250 पेज में है, तो उसका 10% शोध सारांश या शोध संक्षेपिका के रूप में होता है। यानी 25-30 पेज में आप अपनी समरी तैयार करेंगे, और यह जो समरी है आपकी, इसकी 6 कॉपियां यूनिवर्सिटी में आप जमा कर देंगे। ध्यान रखिए, पहले समरी जमा होगी, समरी आप जमा कर देंगे। समरी जमा होने से एक तो यह लाभ होता है कि आप जो भविष्य में अपनी पीएचडी की थीसिस जमा करेंगे, उसका मूल्यांकन कौन करेंगे, उसका भी निर्धारण समरी के आधार पर हो जाता है। तो समरी जो आप बनाएं उसको भी बहुत अच्छे से बनाइए। भाषा का विशेष ध्यान रखिए, आपका जो शोध विषय है उसका प्रस्तुतिकरण क्रमवार हो, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि शोध संक्षेपिका उन व्यक्तियों के द्वारा पढ़ी जाती है जो आगे चलकर आपकी पीएचडी की थीसिस को जांचेंगे और आपकी मौखिक परीक्षा लेंगे। तो शोध संक्षेपिका या शोध सारांश बहुत अच्छे में तैयार कीजिए। 6 प्रतियां वहां जमा होती है, 1 प्रति आप अपने पास रखते हैं, 1 प्रति अपने गाइड को देते हैं। इस तरह से कम 8 प्रतियों में आप शोध सारांश तैयार करते हैं। शोध सारांश जमा करने और आखिरी थीसिस जमा करने में सामान्यतः 3 माह का अंतर होता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 3 माह के अंतर की व्यवस्था ऑर्डिनेंस में की गई है। तो अब शोध सारांश जमा करने के बाद आप अपने शोध प्रबंध यानी थीसिस को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दीजिए। जब आपको लगता है कि आपके हिसाब से आपका शोध प्रबंध तैयार हो गया है, तो अब आपको एक अगली प्रक्रिया या अगले चरण से गुजरना होगा। इस अगले चरण को हम कहते हैं प्री प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका शोध केंद्र है ना, वहां पर आपको उपस्थित होना होता है, और वहां अभी तक आपने जितना शोध किया और जो आपने लिखा है उसका एक प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के माध्यम से या अन्यथा जो भी आपके पास संसाधन हो उसके जरिए आपको अपना एक प्रेजेंटेशन देना होता है। ये जो प्री प्रेजेंटेशन होता है, इसमें शोध केंद्र के समस्त विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है। ओपन होता है, खुला। इसमें विद्यार्थी भी आ सकते हैं, शोधार्थी भी आ सकते हैं, और उन सब के सामने आपको खुले मंच से
अपनी प्रस्तुति देनी होती है, फिर आपसे वहां उपस्थित जन प्रश्न पूछते हैं, उनके आपको उत्तर देने होते हैं। उपस्थित जन में बड़े बड़े विद्वान होते हैं, तो वो आपको सुझाव भी देते हैं कि आपकी इस थीसिस में क्या अच्छाइयां हैं, क्या कमियां हैं। अगर आपको सुझाव मिलते हैं ना तो बहुत खुश हो जाइए। इसलिए इस प्री प्रेजेंटेशन को भी बहुत गंभीरता से कीजिए, इसको औपचारिकता में मत कंप्लीट कीजिए। आप अपने आप को तैयार रखिए मानसिक रूप से और सामना कीजिए। आप ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस है फाइनल इंटरव्यू के पहले की। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपकी कमियां बताता है आपके सुधार के लिए, आपके विकास के लिए, वो आपका वास्तव में सबसे बड़ा शुभ चिंतक होता है, जो आपकी कमियों को छुपाता है, आपकी गलतियों को छुपाता है। और इसलिए कि कहीं आप दुखी ना हो, नाराज ना हो जाएं, तो उससे बड़ा आपका अहित करने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो प्री प्रेजेंटेशन होता है उसमें आप को जो सुझाव मिले उन्हें गंभीरता से नोट कीजिए, और नोट करने के बाद तदनुरूप अपनी पीएचडी की जो आपने अभी प्रारंभिक थीसिस बनाई है उसमें संशोधन करवा लीजिए। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, आप जिन जिन पेजेस में संशोधन करवाना चाहते हैं बड़ी आसानी से वहां पर संशोधन हो जाएगा और फिर आपकी फाइनल प्रिंट निकल जाएगी। ये जो फाइनल प्रिंट निकलेगी या थीसिस बनेगी, इसकी फिर बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, किस बाइंडिंग करवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसका कोई विशेष फॉर्मेट है, अगले वीडियो की प्रतीक्षा की। अच्छा, एक बात तो आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आप वास्तव में पीएचडी करना चाहते हैं? पीएचडी करके अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाकर अपने परिवार को गौरवान्वित करना चाहते हैं कि हमारे परिवार का यह पहला सदस्य है जिसने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है? यदि हाँ, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइए कि ऐसा आपका लक्ष्य है। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा विभाग में भी आप करियर बनाना चाहते हैं तो भी आप बताइए। और आपको पीएचडी के बारे में क्या क्या और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह भी आप लिखिए। चलिए, शोध प्रबंध अब तैयार हो रहा है, आपने बाइंडिंग वगैरह करा ली। कितनी कॉपी में फाइनल थीसिस बनाई जाती है? फाइनल थीसिस आपको कम से कम 5 कॉपियों में बनाना चाहिए, 5 प्रतियों में बनाना चाहिए। 3 प्रतियां यूनिवर्सिटी में जमा होती है, 1 प्रति आप अपने पास रखते हो और 1 प्रति आपके गाइड को देनी होती है। 5 बनवा लीजिए। कुछ विद्यार्थी 5 से अधिक भी बनवाते हैं, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए 1-2 प्रतियां एक्स्ट्रा भी बनवा सकते हैं। तो इस तरह से आपने बना लिया है। उसके बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय या जो भी आपका विश्वविद्यालय है जहां से आप पीएचडी कर रहे हैं वहां जाकर आप 3 प्रतियां जमा करेंगे। विद्यार्थी साथियों, अगर आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमोबेश यही प्रक्रिया होती है, बहुत मामूली सा अंतर होता है। तो यह जो बात हम डीएवीवी के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं यह आपके भी काम आएगी। थीसिस जमा कर देने के बाद आखिरी किंतु बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है, इसको हम कहते हैं मौखिक परीक्षा। इस मौखिक परीक्षा में अब की बार आपके साथ एक बाह्य परीक्षक भी होंगे, साथ ही साथ यह मौखिक परीक्षा भी खुली परीक्षा होगी। इसमें भी बहुत सारे विद्वान जन उपस्थित होंगे। यहाँ आपको एक बार पुनः अपने प्रेजेंटेशन को रखना होगा। याद रखिए कि यदि आपने प्रेजेंटेशन पहले भी किया, ये करना ही पड़ेगा प्री प्रेजेंटेशन में, और उसमें कुछ विद्वान थे, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे और अगर उन्हें याद है तो वो आपसे पूछेंगे कि हमने जो सुझाव दिए थे बताइए थीसिस में आपने वो परिवर्तन कहाँ किया है। याद रखिए कि कोई भी सुझाव मिले तो बहुत ध्यान से उन्हें संशोधित कीजिए, उन्हें मानिए। कई लोग मानते हैं कि पीएचडी एक औपचारिकता है, परंतु ऐसा नहीं है साथियों। जब आप बहुत परिश्रम से पीएचडी करेंगे, हर स्टेप पर अपने बलबूते पर, बिना किसी प्रकार की निवेदन आवेदन के, अपने बलबूते पर जब आप हर स्टेप को पास करेंगे ना, तो आपको जो आत्मविश्वास मिलेगा, आपको जो गर्व होगा अपनी डिग्री पर, वह अलग ही होगा। और किसी अन्य स्रोतों से आप पीएचडी करते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा नहीं लग सकता है। आगे जीवन बहुत लंबा अभी आपका है, अच्छे से पीएचडी कीजिए।
चलिए, ये मौखिक परीक्षा हो जाएगी जिसमें आप पुनः प्रश्नोत्तर का सामना करेंगे और इसमें सफल हो जाने के बाद एक रिपोर्ट बनेगी और उसमें यह अनुशंसा की जाएगी कि आपको पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाए। यहाँ पर आपकी तरफ से सब क्रियाएं संपन्न हो गई। उसके बाद विश्वविद्यालय में एक समिति है जिसकी बैठक होती है और उसमें फाइनली आपको पीएचडी दिए जाने की अनुशंसा की जाती है और पीएचडी दिए जाने की अनुशंसा के बाद में नोटिफिकेशन जारी होता है और यह घोषित हो जाता है कि इस तारीख से आपको पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो गई है और अब आप डॉक्टर कह सकते हैं अपने आप को और साथ ही साथ पीएचडी से मिलने वाले सभी लाभों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि कितने रुपये खर्च होते हैं, तो याद रखिए कि इसमें लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च होता है। कौन सी मद पर पैसा खर्च होता है, अलग से एक वीडियो में बहुत प्रामाणिक जानकारी आपको देंगे कि कहाँ कहाँ पर आपका पैसा खर्च होता है। फिर कितने समय में पीएचडी की डिग्री होती है, तो याद रखिए कि इसके लिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 2 वर्षों का समय है। इस 2 वर्ष को आप 4 वर्ष भी कर सकते हैं, यानी 4 वर्ष अधिकतम है जिसमें आपको पीएचडी कंप्लीट करनी होती है। अगर आप 4 वर्ष में भी पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाए तो एक बार पुनः आपको मौका दिया जाता है, आपका री रजिस्ट्रेशन होता है। यह कैसे होता है हम बताएंगे अलग से आपको। यदि मान लीजिए आपने पीएचडी कर ली तो आप क्या क्या करियर बना सकेंगे, तो जैसा प्रीति जी ने आपको बताया था कि आप उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लाइब्रेरियन बन सकते हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर के रूप में भी आप करियर बना सकते हैं। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं जिसको आप पीएचडी करने के बाद प्राप्त कर सकेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या बड़वानी से पीएचडी की जा सकती है, तो जी हाँ, बड़वानी भी कुछ विषयों में पीएचडी करवाने के लिए शोध केंद्र है। होगा तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से, लेकिन आपका रिसर्च सेंटर बड़वानी रहेगा जहां से आपको गाइड आदि भी प्राप्त हो सकेंगे और यहां से आप अपने पीएचडी का अध्ययन अनुसंधान कर सकेंगे। वो कौन से विषय हैं, जानकारी देने के लिए अलग से वीडियो आपको मिलेगा जिसमें आप देख लीजिए कि क्या आप जिस विषय में पीजी करने का सोच रहे हैं या कर चुके हैं उस विषय का शोध केंद्र यदि बड़वानी है तो खुश हो जाइए, ताकि आपको ज्यादा अन्य शोध केंद्रों पर भागदौड़ नहीं करना पड़ेगी। तो ये पीएचडी करने के मोटे मोटे कुछ चरण थे जिनकी जानकारी देने का मुझे अवसर मिला। मैंने अपनी सूचनाएं आपके साथ साझा की और डिजिटल फॉर्म में होने की वजह से आप सभी तक ये पहुंच सकी है। तो इस डिजिटल दुनिया को सैल्यूट, प्रीति गुलवानिया जी का आभार। इस चैनल को चलाने के लिए मेहनत करने वाली टीम को बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को शुभकामनाएं। आशा है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए किन किन चरणों से गुजरना होता है। सीरीज के अगले वीडियोस में हम आपको एंट्रेंस टेस्ट, कोर्स वर्क की परीक्षा, सिनॉप्सिस, शोध सारांश, प्री पीएचडी प्रेजेंटेशन, थीसिस सबमिशन, मौखिक परीक्षा आदि के बारे में विस्तार से बताएंगे। हर टॉपिक पर अलग से वीडियो तैयार करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आप बिना किसी बाधा के पीएचडी कर सके। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।